नमस्ते। और हमारी बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज़ के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में जिन्हें आप आए दिन कहीं ना कहीं सुनते होंगे, जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके सैलरी स्लिप या आपके टैक्स रिटर्न में। ये टर्म्स आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन इस एपिसोड का उद्देश्य आपको इन टर्म्स के बारे में सही जानकारी देना है ताकि आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो सकें। चाहे आप एक छात्र हो, पेंशनर हो या किसी बिजनेस के ओनर हो, इन टर्म्स को जान के आपको फाइनेंशियली एम्पावर करना ताकि आप सही डिसीजंस ले सकें और दूसरे लोगों के साथ फाइनेंस के टॉपिक पे इंगेज होकर बात कर सकें। आज के इस एपिसोड में हम सेविंग्स, सैलरी, लोन, इंश्योरेंस जैसे फील्ड्स के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कुछ सामान्य बैंकिंग टर्म्स के बारे में बात करते हैं, जिससे कि आप अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन कर सकें और अनावश्यक शुल्क या फाइन से खुद को बचा सकें। आइए पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में। सेविंग्स अकाउंट या बचत खाता एक इस तरह का अकाउंट है जिसमें कि आमतौर पर लोग अपने पैसे को सेव करते हैं और अपने सेव किए हुए पैसों पे उन्हें कुछ इंटरेस्ट भी प्राप्त होता है। सेविंग्स अकाउंट का एकमात्र उद्देश्य यही है कि लोगों में सेविंग्स की एक हैबिट क्रिएट की जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे करंट अकाउंट या चालू खाते के बारे में। इस अकाउंट का उपयोग आमतौर पर बिजनेसेस के द्वारा किया जाता है। इस अकाउंट में जो भी पैसे सेव किए जाते हैं उन पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट अर्न नहीं होता है, लेकिन इस खाते में आपको ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने की सुविधा मिलती है। अपने खर्चों पर बेहतर नज़र रखने के लिए आपको अपने सेविंग्स और करंट अकाउंट को अलग अलग यूज़ करना चाहिए और दोनों को एक में ही मिक्स नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपने अलग अलग प्रकार के खर्चों को आसानी से ट्रैक और मैनेज कर सकें। इसके अलावा कई बैंक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी अलाउ करते हैं, लेकिन करंट अकाउंट पर आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। यदि ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो बैंक आप पे चार्जेस लगा सकती है। आइए बात करते हैं इंटरेस्ट रेट या ब्याज दरों के बारे में। भारत में आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट को मैनेज और चेंज करती है। ये चेंजेस के फैसले उस समय के मार्केट और इकोनॉमी के अनुसार देखते हुए लिए जाते हैं। एक आम उपभोक्ता के रूप में इंटरेस्ट रेट के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ये दोनों इंटरेस्ट रेट उसी समय काम करते हैं जब हमने बैंक से किसी प्रकार का लोन लिया हुआ हो। पहले बात करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के बारे में। जब किसी लोन पे हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का चयन करते हैं तो लोन के पूरे टेन्योर के दौरान हमारा इंटरेस्ट रेट क्योंकि फिक्स्ड है तो जो हमारी ईएमआई है वो भी फिक्स्ड रहती है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो स्थिरता या स्टेबिलिटी प्रिफर करते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंटरेस्ट रेट के चेंजेस के अनुसार अप या डाउन होता है। यदि इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होता है तो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि फलस्वरूप आपका ईएमआई बढ़ जाता है। और ठीक इसी के उलट अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा कम किया जाता है तो आपके लोन का भी रेट कम हो जाता है, जिससे कि आपके ईएमआई भी कम हो जाती है। फ्लोटिंग रेट उन लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है जिन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट में कमी हो सकती है और अभी के हाइयर इंटरेस्ट रेट पर वो अपने लोन को लॉक नहीं करना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ जा सकते हैं, या अगर आपको इंटरेस्ट रेट में चेंजेस या आमतौर पर कमी होने की उम्मीद दिखाई पड़ती है तो ऐसे में आप
फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का भी चयन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं केवाईसी और पैन के बारे में। केवाईसी या नो योर कस्टमर बैंक के द्वारा किया गया एक मैंडेटरी प्रोसेस है जिससे कि वो अपने ग्राहक के आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर पाती है ताकि किसी भी प्रकार के फ्रॉड या धोखाधड़ी से बैंक खुद को बचा सके। केवाईसी के प्रोसेस में ग्राहक से उसके कुछ आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल इत्यादि कई तरह के डॉक्यूमेंट्स में से कोई 2 या 3 डॉक्यूमेंट केवाईसी के फॉर्म के साथ बैंक में जमा करने होते हैं। यदि बैंक में आपका केवाईसी नहीं किया हुआ है या केवाईसी बहुत समय से अपडेट नहीं हुआ है तो बैंक आपका खाता फ्रीज कर सकती है। आइए अब बात करते हैं पैन के बारे में। पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया एक यूनिक और परमानेंट अकाउंट नंबर है जो कि एक इंडिविजुअल को एक बार ही अलॉट होता है। बैंकिंग प्रणाली में जब आप हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब यदि आप एक बार में बहुत सारा पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं तो उस केस में रिलेवेंट फॉर्म के साथ आपको अपने पैन के इंफॉर्मेशन को भी सबमिट करना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं क्रेडिट या सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल स्कोर एक नंबर का रेंज है जो कि 300 से 900 तक जाता है। सिबिल स्कोर से कंपनियां ये अंदाज़ा लगाती है कि आप लोन लेने के कितने एलिजिबल हैं। यदि ये आपका सिबिल स्कोर 750 750 से ज़्यादा होता है तो आपको मार्केट से कुछ कम इंटरेस्ट रेट पर लोन सैंक्शन हो सकता है और आपको लोन मिलने में आसानी भी होती है। वहीं इसके उलट अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होगा और बैंक्स आपको लोन देने में थोड़ा हिचकेंगे। सिबिल स्कोर आपके द्वारा लिए गए प्रीवियस लोन और आपने उसका रीपेमेंट टाइमली किया है कि नहीं, या आप अपने मंथली पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट करते हैं यानी आप अपना मासिक किस्त नहीं चुकाते हैं, या आपके नाम पे पहले से एक से ज़्यादा अगर लोन है तो उसमें आपके रीपेमेंट की कैसी हिस्ट्री रही है, इसी के अनुसार आपका सिबिल स्कोर निर्धारित होता है। तो एक अच्छा सिबिल स्कोर बनाने और उसे मेंटेन करने के लिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य प्रकार का लोन है तो आपको उसकी पेमेंट टाइमली करनी चाहिए और उस पर डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं नॉमिनी और बेनिफिशियरी के बारे में। नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जो कि आपके असामयिक मृत्यु के कारण जो भी आपके फंड्स पीछे छूट जाते हैं, जैसे कि आपके बैंक का सेविंग्स अकाउंट हो या आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई हो, तो उसके पैसे को क्लेम करने के लिए ये एक लीगल प्रोसीजर होता है और जहाँ जहाँ पे आपने नॉमिनी असाइन किया होता है तो उस जगह से पैसे प्राप्त करने में आसानी होती है। नहीं तो फिर लोगों को एक लंबे चौड़े कानूनी प्रक्रिया के द्वारा खुद को उस पैसे का बेनिफिशियरी प्रूव करना पड़ता है और इसके बाद कहीं जाकर उन्हें वो पैसे प्राप्त होते हैं। बेनिफिशियरी वो व्यक्ति है जो कि आपके पैसे का असल में लाभार्थी होता है। बेनिफिशियरी और नॉमिनी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को सही से असाइन और डिफाइन करने से आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी केस में आपकी जो भी सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो ज़रूरतमंद लोगों तक आसानी से और आराम से पहुंच जाए ताकि उन्हें बेकार के फाइनेंशियल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि आपको अपने अकाउंट, इंश्योरेंस हर जगह पर नॉमिनी को अपडेटेड रखना चाहिए। आइए सैलरी स्लिप, टैक्सेशन और अर्निंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात करें। आइए पहले बात करते हैं ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के बारे में। ग्रॉस सैलरी वो राशि है जो किसी भी प्रकार के
डिडक्शन के पहले आपकी कुल कमाई होती है। सभी प्रकार के डिडक्शंस काटने के बाद जो राशि आपके अकाउंट में आती है जिससे आप खर्च कर सकते हैं उसे टेक होम सैलरी कहा जाता है। कई कंपनियां हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस जैसे सुविधा भी अपने कर्मचारियों को देती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने सैलरी स्लिप पे एक नज़र डालनी चाहिए कि आपकी टोटल इनकम क्या थी, आपके डिडक्शंस क्या हैं और कितने हैं, और फाइनली आपकी टेक होम सैलरी कितनी बनती है। आइए बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक मैंडेटरी डिडक्शन होता है जो कि आपके ग्रॉस सैलरी में से काट के और आपके लिए एक फ्यूचर कॉर्पस बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। ईपीएफ में आपके द्वारा जितना कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही सेम कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करता है ताकि आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड किया जा सके। ईपीएफ, ईपीएफओ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में आप अपने ईपीएफ से पैसे की निकासी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके आपको अपने ईपीएफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि आपका पूरा कंट्रीब्यूशन आपके कॉर्पस बिल्डिंग की तरफ जाए। आइए बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस के बारे में। भारत एक प्रगतिशील टैक्स प्रणाली का अनुसरण करता है, यानी कि आपकी आय जितनी ज़्यादा होती है आप पे उतना ज़्यादा कर लगाया जाता है। आपकी इनकम में से एक टैक्स पहले से ही काट कर और इसके बाद आपके अकाउंट में जमा की जाती है। इस टैक्स डिडक्शन के बारे में जांच करने के लिए आप फॉर्म 26 AS का सहारा ले सकते हैं, जिसमें कि एक साल में आपके द्वारा अलग अलग जगहों से कितनी टीडीएस डिडक्ट की गई है, चाहे वो आपके इनकम पर हो या आपके कोई फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ हो। फॉर्म 26 AS से आपको अपने टीडीएस की सभी जानकारी प्राप्त होती है। अपने टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए, जिससे कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो, आपको ईएलएसएस जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आईटीआर और फॉर्म 16 के बारे में। फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर द्वारा जनरेट किया जाता है, जिसमें कि आपके इनकम और टैक्स डिडक्शंस के बारे में जानकारी दी हुई होती है। आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न उस हर एक व्यक्ति को फाइल करना चाहिए जिसके पास अपनी नौकरी या अपने बिजनेस से इनकम प्राप्त होता है। हर साल आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। यदि आप इस तारीख के पहले अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आप लेट फाइलिंग टैक्स से खुद को बचा सकते हैं। आप 31 जुलाई के बाद भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने लेट आईटीआर फाइल किया है तो इसके लिए आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। इसीलिए हमेशा टाइम से पहले आईटीआर फाइल करें और एक अच्छे टैक्स एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें ताकि आपका आईटीआर सही से फाइल हो और आपके द्वारा जो भी डिडक्शन क्लेम हो सकते हैं वो आप क्लेम करें। लोन मददगार हो सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में मुश्किल का कारण भी बन सकते हैं। आइए लोन रिलेटेड टर्म्स के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं ताकि आप लोन लेने से पहले उसे अच्छी तरीके से समझ सकें। लोन दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। आइए पहले बात करते हैं सिक्योर्ड लोन्स के बारे में। सिक्योर्ड लोन्स उस तरह के लोन्स होते हैं जिसमें आपके द्वारा बैंक को एक कोलैटरल या कुछ सामान गिरवी के तौर पे दिया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक लैंड पार्सल हो या कोई कार हो, एक कोलैटरल बैंक के पास होता है। इसीलिए अगर किसी कारणवश आप अपने लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक गिरवी रखी हुई चीज़ों को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। इस तरह के लोन्स में इंटरेस्ट रेट कुछ कम चार्ज किया जाता है। आइए अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, अनसिक्योर्ड लोन्स में आपको बैंक को किसी भी तरह का
कोलैटरल नहीं देना होता है। इस तरह के लोन्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के लोन या आपका पर्सनल लोन। क्योंकि बैंक के पास कोई कोलैटरल नहीं है और इस तरह के लोन पूरी तरह से आपके प्रीपेमेंट की क्षमता को देख कर ही दिए जाते हैं, तो बैंक के लिए इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है और इसी रिस्क को कवर करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट अनसिक्योर्ड लोन पे चार्ज किया जाता है वो थोड़ा हाई होता है। आइए बात करते हैं म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें कि तरह तरह के इन्वेस्टर के द्वारा पैसे को जमा किया जाता है और उस पैसे को एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल के द्वारा मार्केट कंडीशन के अनुसार इन्वेस्ट किया जाता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है। एसआईपी के माध्यम से आप अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड स्कीम में एक रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके कि कई तरह के फ़ायदे होते हैं। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में म्यूचुअल फंड और एसआईपी पर इन डेप्थ बात करेंगे। और आखिरी में अब बात करते हैं इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इक्विटी उस तरह के स्टॉक्स को बोलते हैं जो कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के होते हैं। इक्विटी का इस्तेमाल आमतौर पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है। डेट इन्वेस्टमेंट एक सेफर अप्रोच है मार्केट में पैसा लगाने के लिए। इसमें सेफ और इस तरह के स्कीम्स में ही पैसा इन्वेस्ट होता है जहां से कि आपको एक रेगुलर इनकम आए। इसका रिस्क इक्विटी से कम होता है और इस ऑप्शन के द्वारा जनरेट किए गए इनकम भी इक्विटी से काफ़ी कम होते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने अलग अलग फाइनेंशियल फील्ड के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। हम आशा करते हैं कि इन टर्म्स के बारे में जान के आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के जर्नी में आगे सहायता प्राप्त होगी। यदि आपको इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट टर्म्स के बारे में पहले से ही पता था या आप कुछ और टर्म्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में जिसमें कि हम बात करेंगे बजटिंग और उसके अलग अलग स्तंभों के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।